तो बच्चों कक्षा 10 इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके अंतर्गत एक प्रश्न पूछा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कि फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। तो फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? क्योंकि फ्रांस की क्रांति अचानक नहीं हुई थी। फ्रांस की जो पुरानी पद्धतियों पर चलने वाली सरकारें थीं, या ऐसा कहें कि निरंकुश शासन व्यवस्था था जिसे जनता त्रस्त हो गई थी, जिसके कारण से वहाँ की क्रांति होना लाजमी हो गया था। तो पहला कारण है राजनीतिक कारण। फ्रांस की क्रांति निरंकुशता और राजतंत्र शासन व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई। इसे जन्म देने में निम्नलिखित राजनीतिक कारण उत्तरदायी थे। तो राजनीतिक कारण जो है वहाँ की निरंकुशवाद सरकार और शासन और राजतंत्र शासन व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई थी। तो पहला इसमें प्रमुख कारण बना कि राजा के निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता, यानी कि वहाँ के जो राजा था वह अपने आप में निरंकुश और स्वेच्छाचारी था, क्योंकि राजा के हाथों में पूरी शक्ति निहित थी, जिसके कारण से वह स्वेच्छाचारी हो गया था। तो फ्रांस का राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी था, अतः उसके अन्याय और शोषण से मुक्ति पाने के लिए जनता ने क्रांति का सहारा लिया। यानी कि निरंकुशतावाद से छुटकारा पाने के लिए लुई 16वां को हटाने के लिए जनता ने क्रांति का भरपूर सहयोग लिया। दूसरा प्रमुख कारण था पादरी वर्ग एवं कुलीन वर्ग की विलासिता। तो फ्रांस की जनता करों के बोझ से दबकर रोटी पाने के लिए बिलख रही थी, जबकि शासक वर्ग वैभवपूर्ण जीवन जी रहा था। फ्रांस की दुखी जनता ने उनकी विलासिता से बचने के लिए क्रांति का मार्ग चुना, क्योंकि फ्रांस में कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को टैक्स देने की किसी भी प्रकार की नियम कानून नहीं थे। पादरी वर्ग जो है करों की वसूली करता था, कुलीन वर्ग जो थे वह राजा के सगे संबंधी थे, जिस कारण से वहाँ की जनता टैक्स दे करके काफ़ी गरीब होती जा रही थी और रोटी के लिए वो परेशान हो गई थी। तीसरा राजनीतिक कारण हुआ शासन की पक्षपातपूर्ण नीति। फ्रांस के शासन की नींव पक्षपात पर टिकी हुई थी। वहाँ समाज का उच्च वर्ग करों से मुक्त था और आनंदपूर्वक जीवन जी रहा था, जबकि निम्न वर्ग जिसमें किसान, मजदूर आदि लोग करों के बोझ से सिर से पैर तक दबा हुआ था। दयनीय जीवन जीने के लिए विवश था। शासन का यही पक्षपातपूर्ण व्यवहार फ्रांस में जनक्रांति का कारण बना। तो शासन की पक्षपातपूर्ण नीति जो है, यानी किसी एक विशेष वर्ग को विशेष महत्व देना। तो राजा के जो सगे संबंधी थे कुलीन वर्ग में और पादरी वर्ग, ये दोनों कर से मुक्त थे और अपना जीवन जो है विलासितापूर्वक जी रहे थे, जबकि आम जनता को टैक्स देने के बाद वहाँ के लिए रोटी के लिए भी वो मोहताज हो गए थे, जिसके कारण से वहाँ पर क्रांति करना बहुत ही अनिवार्य हो गया था। राजनीतिक कारण में चौथा है सैन्य असंतोष। फ्रांस के शासकों को अनेक युद्ध लड़ने पड़े, जिससे सैनिकों में भारी असंतोष फैल गया था। सैनिक शांति स्थापित करवाने के उद्देश्य से क्रांतिकारियों के सहयोगी बन गए। तो वहाँ पर जो शासन व्यवस्था था वह सैनिकों के बल पर था। सैनिक जो है युद्ध कर करके थक गए थे और उन्होंने इससे मुक्ति पाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए वहाँ के लोगों के बीच में क्रांति की भावना पैदा की और उनका सहयोग भी किया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक कारण। तो पहला कारण हो गया राजनीतिक कारण और दूसरा कारण है सामाजिक कारण। तो फ्रांस के तत्कालिक समाज वर्ग भेद के दोषों से ग्रसित था, अतः फ्रांस की क्रांति भड़काने में निम्नलिखित सामाजिक कारणों का योगदान था। तो सामाजिक कारण में लिंग भेद, जाति वर्ग आदि आते हैं। तो पहला है वर्ग संघर्ष। फ्रांस का उच्च वर्ग यानी कुलीन वर्ग सुखी और विलासी जीवन जी रहा था। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग विशेषाधिकारों से संपन्न था, जबकि जनसाधारण वर्ग कर, ऋण, शोषण तथा अभाव से ग्रसित था। जनसाधारण वर्ग इन सब से मुक्ति पाने के लिए क्रांति का पथ चुन लिया। तो वर्ग संघर्ष का मतलब है कि फ्रांस में 3 प्रकार के वर्ग पाए जाते थे। पहले वर्ग में कुलीन वर्ग था, दूसरे वर्ग में पादरी वर्ग आते थे और तीसरे में तृतीय वर्ग में जो है मजदूर, किसान आदि आते थे। तो ऊपर के जो दोनों वर्ग थे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग एक करों से मुक्त हो गए थे, जिससे इनका जीवन जो है काफ़ी सुख में बीत रहा था, जबकि जनसाधारण वर्ग इससे काफ़ी ग्रसित था।
दूसरा सामाजिक कारण है बेरोजगारी। फ्रांस में सर्वत्र बेरोजगारी का साम्राज्य था। जनसाधारण बेरोजगारी और कृषि की हीन दशा से जूझ रहा था। उसने इस सबसे छुटकारा पाने के लिए क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो फ्रांस में मजदूर वर्ग को काम करने के लिए किसी प्रकार का जो है व्यवस्था नहीं थी। वहाँ के युवाओं में बेरोजगारी काफ़ी व्याप्त था, जिसके कारण से वहाँ के लोगों ने क्रांति का सहारा लिया। सामाजिक कारण में तीसरा है शोषण और अन्याय। फ्रांस का पादरी और कुलीन वर्ग अपने भोग विलासों के लिए अधिक कर लगाकर जनसाधारण वर्ग के साथ अन्याय और शोषण करने में जुटा था। अतः जनसामान्य ने शोषण और अन्याय से बचाव का एकमात्र मार्ग क्रांति को ही चुना। तो शोषण वर्ग के अंतर्गत पहली तो बात है कि पादरी वर्ग को कर देने से मुक्त था। ये किसी प्रकार कर देता नहीं था, परंतु यह चर्च को चलाने के लिए और राजा के प्रति करों की वसूली करता था। तो पादरी वर्ग जो था यह अपने हिसाब से मनमानी टैक्स वसूलते थे और कुलीन वर्गों को भी राजा का विशेषाधिकार प्राप्त था कि वह भी निम्न वर्गों से कर को वसूल कर सकते हैं। सामाजिक कारण में चौथा है पुरातन सामाजिक व्यवस्था। फ्रांस के समाज में प्राचीन सामंतवादी, पुरोहितवादी और कुलीन तंत्रवादी सड़ी गली व्यवस्था चली आ रही थी। उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा था, जिससे बचने के लिए निम्न वर्गों ने, जनसाधारण वर्गों ने क्रांति का मार्ग चुन लिया। आगे तीसरा कारण जो प्रमुख कारण है आर्थिक कारण। कहावत है कि क्रांति के बीज देश की अर्थव्यवस्था में छुपे होते हैं। यह कहावत फ्रांस की क्रांति पर एकदम चरितार्थ होती है। फ्रांस की तत्कालीन डावाडोल आर्थिक दशा ने निम्नलिखित कारणों के कारण क्रांति का विस्फोट कराया। तो आर्थिक कारण, यदि किसी भी देश में क्रांति होता है तो उसका जो प्रमुख कारण होता है आर्थिक कारण होता है। तो इसमें जो है प्रमुख जो भाग बनते हैं, पहला है धन का दुरुपयोग। आर्थिक कारण का सबसे बड़ा होता है कि किसी देश के पास, किसी राज्य के पास कितना जो है धन दौलत है। तो धन का दुरुपयोग फ्रांस में प्रमुख था। कैसे था? क्योंकि वहाँ का जो शासक वर्ग था, खासतौर पर लुई 16वां और उसकी पत्नी और उसके सगे संबंधी, जो राज खजाना था उसका काफ़ी दुरुपयोग कर रहे थे। तो फ्रांस के शासक, सामंत और पादरी जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को विलासितापूर्ण में उड़ा रहे थे। अतः जनता ने उस दुरुपयोग को रोकने के लिए क्रांति का मार्ग अपना लिया। तो फ्रांस का शासक, सामंतवादी और पादरी वर्ग ये सभी मिल करके पैसे को काफ़ी दुरुपयोग कर रहे थे, पार्टियां मना रहे थे, तमाम तरह की चीज़ें जो है अपने विलासितापूर्ण जीवन करने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो जनता ने क्रांति के माध्यम से इसको रोकने का प्रयास किया। आगे है आर्थिक कारण में धन का असमान वितरण। फ्रांस में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग पैसे से काफ़ी समृद्ध था, जबकि जनसाधारण वर्ग एक एक पैसे के लिए तरस रहा था। समाज में धन के इस असमान वितरण से क्रांति को और भी निकट ला दिया। चौथा कारण है तीसरा है निर्धनता। फ्रांस में राजकोष रिक्त हो गया था। वहाँ के शासक के पास किसी भी प्रकार का विशेष राजकोष नहीं बचा था। बेरोजगारी और कृषि की हीन दशा के कारण सर्वत्र निर्धनता व्याप्त हो गई थी। अतः फ्रांस की जनता ने दुखी होकर क्रांति का मंत्र फूंक दिया। यानी कि वहाँ की जनता जो है काफ़ी गरीब हो चुकी थी, क्योंकि सम्राट के पास किसी प्रकार का विशेष खजाना नहीं था, क्योंकि वह तो पार्टी करने में ही उसको गवा चुके थे, जिसके कारण से वहाँ की जनता ने क्रांति का सहारा लिया। आगे है कृषकों का असंतोष। तो फ्रांस के सामंत कृषकों का शोषण करने में जुटे थे। वे उनसे उनकी उपज का 35% तक लगान बलपूर्वक वसूलते थे, जिससे उनकी निर्धनता ने उन्हें असंतोष के भाव से भर दिया। बस भूखा किसान क्रांति के हवन कुंड में अपने सहयोग की आहुति देने में जुट गया। तो जो सामंतवादी थे, उनका घर जो है शहरों में बड़ी बड़ी कोठियाँ होती थी और गांव में भी उनके जो है काफ़ी मकान हुआ करते थे। वह आते थे, फसल का लगभग 35% 40% लेकर चले जाते थे और किसान जो है इससे काफ़ी त्रस्त हो गया था। आगे है क्वेश्चन, आगे इसका चौथा पार्ट है फ्रांस के दार्शनिकों की प्रेरणा। यदि फ्रांस में दार्शनिक नहीं होते तो शायद जो है वहाँ पर क्रांति नहीं होती। तो चौथा प्रमुख कारण है फ्रांस में दार्शनिकों की प्रेरणा।
तो फ्रांस में काफ़ी जो है 3-4 ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम योगदान दिया। कहावत है कि प्रत्येक क्रांति में महान दार्शनिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह कहावत फ्रांस की क्रांति पर एकदम सटीक बैठता है। तो कुछ दार्शनिकों के नाम दिए गए हैं। पहला है रूसो। रूसो फ्रांस का महान दार्शनिक था। उनका मत था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्मा है, परंतु वर्तमान में उसे अनेक बेड़ियों ने जकड़ रखा है। रूसो ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता में क्रांतिकारी विचारों से क्रांतिकारियों में प्रेरणा जगाई, जिससे जनमानस स्वतंत्र पाने के लिए क्रांति के साथ जुड़ गया। अतः फ्रांस की क्रांति में रूसो एवं अन्य दार्शनिकों ने अग्नि में घी का काम किया। यानी कि रूसो का मानना था कि यदि कोई मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्मा है, परंतु जो वर्तमान समय में परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन बेड़ियों ने, इन नियमों ने, इन कानूनों ने उनको जकड़ रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका हिंदी नाम होता है सामाजिक समझौता। तो इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि क्रांतिकारियों को अपने देश के प्रति कैसे कार्य करना चाहिए। आगे दूसरे विचारक हैं, दूसरे दार्शनिक हैं मास्टेस्क्यू। मास्टेस्क्यू एक प्रतिभाशाली विचारक और राजनीतिक का विश्लेषक था। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की रचना की। उनका मत था कि सामाजिक आवश्यकताओं का उपभोग करने का अधिकार सभी को है, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। उसने लोकतंत्र की स्थापना पर बल देकर क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन किया। वह अधिकार पाने का पक्षधर बनकर क्रांतिदूत बन गया। मास्टेस्क्यू का कहना था कि इन्होंने एक पुस्तक पहले लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस पुस्तक में उनका मत था कि सामाजिक आवश्यकताओं का उपयोग करने का सभी को समान अधिकार है। ऐसा नहीं कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग ही अपने जीवन को अच्छे ढंग से जिए और गरीब और मजदूर वर्ग जो है इनसे अछूता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरे विचारक हैं वाल्टेयर। तो वाल्टेयर फ्रांस का एक प्रसिद्ध दार्शनिक और ख्याति प्राप्त लेखक था। वाल्टेयर का नाम काफ़ी आता है। उसने राजतंत्र और निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति को प्रेरित किया। उसके इस विचारों ने क्रांति को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कलम की धार से क्रांति की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। तो वाल्टेयर भी वहाँ की क्रांतियों को और उत्तेजित करने के लिए आग में घी का काम किए। उन्होंने वहाँ के आम जनता मजदूरों को अपने लेखन के माध्यम से इतना जागृत कर दिया कि वे क्रांति के लिए आगे बढ़ चले। आगे आता है 5वां नंबर अन्य कारण। अन्य बहुत से कारण हैं, जिनमें पहला अन्य कारणों में फ्रांस की क्रांति कुछ घटनाओं का विशेष महत्व है। उनके बारे में जाने बिना फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि को समझना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। क्योंकि फ्रांस की क्रांति समझना है तो कुछ बातें जो अन्य रूप से इन कारणों से अलग हैं उनको भी समझना पड़ेगा। तो उस समय जो तत्कालीन घटनाएं घटी, जिनमें पहला था टेनिस कोर्ट की शपथ। तो टेनिस कोर्ट की शपथ में क्या हुआ, आगे है राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन क्यों हुआ, और बास्तिल दुर्ग का पतन यानी कि बास्तिल जेल का पतन कैसे हुआ, कैसे उस जेल को तोड़ा गया, उससे क्या प्रभाव जनता के बीच में पड़ा, ऐसा कुछ जो है 3 अन्य कारण हैं। तो पहला देखते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ। तो फ्रांस की संसद यानी स्टेट्स जनरल में 3 सदन थे। 6 मई 1789 ईस्वी को लुई 16वां तथा उसके वित्त मंत्री नेकर ने तीनों सदनों के सदस्यों को पृथक पृथक भवनों में सभा करने की व्यवस्थाएं दी। 3 सदन थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो वहाँ के जो तीनों सदन से, तीनों में अलग अलग जो है लोगों ने, लुई 16वां ने और वित्त मंत्री नेकर ने ये सोचा कि तीनों सदनों की बैठक में तीनों को अलग अलग बैठाया जाए। तृतीय सदन का जो नेतृत्व था मिराबो, तृतीय सदन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मिराबो को जो है ये भी कुलीन वर्ग में आते थे, परंतु ये क्रांति के पक्षधर में थे और वहाँ पर एक निष्पक्ष संविधान बनाने के पक्षधर में थे। तो मिराबो जो थे तृतीय सदन के नेता थे, जहाँ उन्होंने क्रांति करने की घोषणा दी। 20 जून 1789 ईस्वी को जब तृतीय सदन के सदस्य सभा भवन पहुँचे तो उन्हें बंद पाया। यानी कि जब वो संसद में पहुँचे तो वहाँ पर वो संसद बंद था। सम्राट और विशेष वर्ग के लोग सभा होने नहीं देना चाहते थे, इसलिए तृतीय सदन के सदस्य निकट ही स्थित
टेनिस कोर्ट के भवन में एकत्र हो गए। तो टेनिस कोर्ट का जो भवन था पास में, वहाँ पर एकत्र हुए। इस भवन में सभा करके इसे राष्ट्रीय अधिवेशन घोषित कर दिया तथा नया संविधान बनाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। इस सभा भवन में मिराबो की अध्यक्षता में यह शपथ ली गई कि हम यहाँ से उस समय तक नहीं हटेंगे जब तक हम अपने देश के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, भले ही हमारे विरुद्ध संगीनों से ही क्यों न काम लिया जाए। यानी कि मिराबो का कहना था कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, टेनिस कोर्ट से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे देश में एक नया संविधान लागू नहीं होता है, चाहे आप इसके लिए हमें कुछ भी सज़ा दे दो। यह घटना फ्रांस के इतिहास में टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से विख्यात है। तो टेनिस कोर्ट की शपथ में कौन इसका नेता था? आप लोग जानते हैं कि मिराबो थे। टेनिस कोर्ट की शपथ का यह घटना फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चिंगारी थी। अतः सम्राट ने विवश होकर एक सप्ताह बाद ही राष्ट्रीय असेंबली को मान्यता दे दिया। आगे इसका दूसरा कारण बनता है अन्य कारणों में राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन। 27 जून 1789 ईस्वी में राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना के लिए 20 सितंबर सन 1791 ईस्वी तक महान कार्य किए। उसी ने क्रांति को सफल बनाया और फ्रांस को नया संविधान दिया। तो राष्ट्रीय महासभा अधिवेशन का ही देन है कि फ्रांस की नया संविधान बना। और ये कब बना? 17 जून 1789 ईस्वी को। तीसरा प्रमुख कारण है बास्तिल दुर्ग का पतन। यानी बास्तिल जो दुर्ग है यह एक जेल की भांति था। तो बास्तिल की जेल में फ्रांस के राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। यह दुर्ग राजा के अत्याचारों का प्रतीक बन गया था। पेरिस की जनता क्रांतिकारियों के साथ जुलूस बनाकर जा रही थी। राजा ने वित्त मंत्री नेकर को जैसे ही बर्खास्त कर दिया, अफवाह फैल गई कि सम्राट बल प्रयोग कर जुलूस को रोकेगा। अतः जुलूस में एकत्र लोगों ने हथियार लेकर बास्तिल की जेल तोड़ दिया और सभी हथियार लूटकर कैदियों को मुक्त कर दिया। 14 जुलाई 1789 ईस्वी में घटी यह घटना निरंकुश शासन पर पहला प्रहार था। इसलिए 14 जुलाई को फ्रांस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो बास्तिल दुर्ग को तोड़ने का प्रमुख कारण था कि जो उनके मंत्री थे, जो वित्त मंत्री थे नेकर, उनको जैसे ही राजा ने बर्खास्त किया तो लोगों को लगा कि राजा जो है हमारे ऊपर बलपूर्वक या सैनिक कार्रवाई करेगा। तो सैनिक कार्रवाई तभी करेंगे जब उनके पास हथियार होगा। तो उस समय एक दुर्ग था बास्तिल का जेल, जिसे जनता जानती थी कि यहाँ पर लुई 16वां जितने भी राजनीतिक कैदियों को पकड़ता है इनको यहीं पर कैद कर लेता है। तो यदि जेल को ही तोड़ दिया जाए तो शायद जो है राजा कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 14 जुलाई को बास्तिल के जेल को तोड़ दिया और पूरे हथियार को लूट लिया। तो यह पहली घटना थी जब किसी निरंकुश शासन के खिलाफ जनता ने इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया।